नमस्कार। आज हमारे पास सीटेट की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। और हम सिर्फ सही जवाब नहीं ढूंढेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। हम हर सवाल के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बड़े आइडिया की तरफ कैसे इशारा करते हैं। हाँ, वो आइडिया कि क्लासरूम का असली हीरो टीचर नहीं बल्कि बच्चा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर है। सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वाइगोत्स्की का नाम आते ही 3 शब्द दिमाग में आने चाहिए: समाज, संस्कृति और भाषा। उनका मानना था कि बच्चे अकेले में नहीं सीखते, वो अपने आसपास के लोगों से, अपनी संस्कृति से, मतलब बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। अच्छा, तो सीखना एक सामाजिक क्रिया है। बिल्कुल, कोई अकेली तपस्या नहीं है ये। इसी सोच को ध्यान में रखकर और चीज देखते हैं। पहला है, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ये पारस्परिक अध्यापन है क्या? ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। इसमें ना क्लासरूम का पूरा माहौल ही बदल जाता है। कैसे? टीचर हमेशा सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि छात्र और शिक्षक एक टीम की तरह काम करते हैं। कभी छात्र सवाल पूछता है तो कभी टीचर। भूमिकाएं बदलती रहती हैं। अच्छा, ये वाइगोत्स्की के विचार का एकदम सटीक उदाहरण है। ज्ञान यहाँ मिलके बनाया जा रहा है। मतलब ये उनके सामाजिक निर्माण वाले आइडिया का एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एकदम। और दूसरा ऑप्शन तो देखिए, इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो वाइगोत्स्की की आत्मा पर हमला करने जैसा है। हाँ 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 हाँ। हाँ, उनके लिए भाषा, नक्शे, कैलकुलेटर ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारी सोच को तेज करने वाले सांस्कृतिक औजार हैं। सही। इन्हें हतोत्साहित करना मतलब बच्चे के हाथ से उसके सीखने के हथियार छीन लेना। और बाकी दो ऑप्शन तो रटने और कंपटीशन की बात करते हैं। जी, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो सहयोग पर आधारित है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। तो जाहिर है सही जवाब ऑप्शन 1 है। दिलचस्प बात यह है कि इसी कॉन्सेप्ट पर मतलब पारस्परिक अध्यापन पर एक और सवाल है। प्रश्न संख्या 11। अच्छा, हाँ, वो पूछता है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? देखिए ये दिखाता है कि एग्जामिनर कैसे एक ही कोर आइडिया को अलग-अलग तरीकों से परखता है। सही बात है। अगर किसी ने प्रश्न 9 में इसका मतलब समझ लिया, तो प्रश्न 11 तो बोनस पॉइंट जैसा है। तो इसका जवाब भी सीधा सीधा पारस्परिक अध्यापन ही हुआ। बिल्कुल। याद रखने वाली बात यह है कि सीखना एक दो तरफा रास्ता है, कोई वन वे हाईवे नहीं। चलिए तो वाइगोत्स्की के सहयोग वाले आइडिया से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रश्न 10 सिखाने की सबसे अच्छी रणनीतियों पर है। इसमें 4 कथन हैं: उदाहरण देना, गैर उदाहरण देना, कॉन्सेप्ट्स के बीच संबंध बनाना और चौथा है परिभाषा रटाना। ये सवाल दरअसल ये पूछ रहा है कि एक टीचर को अपना टूल बॉक्स कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। पहला, उदाहरण देना, वो तो जाहिर है किसी भी आइडिया को ठोस जमीन देता है। लेकिन दूसरा, गैर उदाहरण देना, मतलब ये बताना कि कोई चीज क्या नहीं है। हाँ, और ये भी उतना ही जरूरी है। इससे कॉन्सेप्ट की बाउंड्री क्लियर होती है। जैसे दोनों ही समझ को गहरा करते हैं। समझ गया। और तीसरा, संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। ये तो गहरी समझ की निशानी है। इससे ज्ञान अलग अलग द्वीपों की तरह नहीं रहता, बल्कि एक जुड़े हुए महाद्वीप की तरह बन जाता है। लेकिन अब आते हैं चौथे पर, परिभाषा देना और उसे रटने के लिए कहना। यहाँ मुझे एक सवाल आता है। पूछिए। क्या हमें कभी-कभी परिभाषाएं याद नहीं करनी पड़ती? क्या ये हमेशा ही एक बुरी रणनीति है? परिभाषा समझ के अंत में आती है, एक सारांश के रूप में। अच्छा, शुरुआत में रटने के लिए नहीं। बिल्कुल। जब बच्चा उदाहरणों और गैर उदाहरणों से कॉन्सेप्ट को समझ चुका हो, तब परिभाषा उसे ज्ञान को सहेजने में मदद करती है। तो अगर पहला ही कदम रटना हो तो वो ज्ञान टिकाऊ नहीं होता। सही पकड़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में चौथा एक कमजोर रणनीति है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन 4, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा शामिल हैं। जी। चलिए, अगला सवाल एक छात्रा फिजा के बारे में है। वो ये विश्लेषण कर रही है कि उसे विषय X सीखने में विषय Z से ज्यादा मुश्किल क्यों हो रही है। ये उसकी किस क्षमता को दिखाता है? ये सवाल एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर है, अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, वो हुआ संज्ञान।
लेकिन जब आप डैशबोर्ड पर देखकर ये सोचते हैं कि क्या इस पहाड़ी के लिए मेरा गियर सही है या पेट्रोल कितना बचा है, वो हुआ अधिसंज्ञान। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही। अच्छा, फिजा सिर्फ पढ़ नहीं रही है, वो अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया का विश्लेषण कर रही है। वो अपनी लर्निंग इंजन को चेक करिए कि वो कहाँ और क्यों अटक रही है। तो ये एक बहुत ऊंचे स्तर का कौशल है। बिल्कुल, और यही स्वनियमन मतलब सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का आधार है। तो सही जवाब है 2, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान से अब चलते हैं बहुबुद्धि पर। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है? गार्डनर ने उस पारंपरिक सोच को चुनौती दी जो कहती थी कि बुद्धि बस एक ही तरह की होती है, जिसे हम IQ टेस्ट से मापते हैं। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, बुद्धि कई तरह की होती है। कोई संगीत में बुद्धिमान हो सकता है, कोई शरीर की गति में, बिल्कुल। कोई लोगों को समझने में। उन्होंने बुद्धि के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कि बुद्धिमत्ता एकेडमिक सफलता का अनुमान लगा सकती है। ये तो गार्डनर के विचार के खिलाफ है। बिल्कुल। वो तो कह ही रहे थे कि एकेडमिक सफलता बुद्धि का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक आम गलतफहमी भी होती है ना? क्या? कई शिक्षक बहुबुद्धि का मतलब ये समझ लेते हैं कि उन्हें हर पाठ को 8 अलग-अलग तरीकों से पढ़ाना है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। गार्डनर का ये मतलब कभी नहीं था कि एक टीचर को सर्कस का करतब दिखाने वाला बनना है। तो फिर उनका मुख्य बिंदु था पहचानना और सम्मान करना। ये समझना कि जो बच्चा गणित में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो एक बेहतरीन डांसर या लीडर हो। अच्छा, उसकी बुद्धिमत्ता कम नहीं है, बस अलग है। तो बाकी ऑप्शंस की बुद्धि आनुवांशिक है या उसे सटीक मापा जा सकता है, ये भी गलत है। बचता है ऑप्शन 2, बुद्धि समय के साथ बदलती है। और यही उनके सिद्धांत का सबसे करीबी निष्कर्ष है। अगर बुद्धि को पोषित किया जा सकता है, अगर उसे सही माहौल मिले तो वो बढ़ सकती है, तो इसका मतलब है कि वो पत्थर की लकीर नहीं है। वो समय और अनुभव के साथ विकसित हो सकती है। एकदम। अलग-अलग तरह की बुद्धि की बात से हम आते हैं एक ऐसी स्थिति पर जहां दिमाग अलग तरह से काम करता है। सवाल 14, स्वलीनता यानी ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों के बारे में है। सवाल है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद उनमें आमतौर पर क्या देखा जाता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD एक विकासात्मक स्थिति है जो मुख्य रूप से सामाजिक संवाद और व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है। ऑप्शंस में से 3 कल्पनाशील खेल, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता और उन्नत संवाद कौशल, ये वो क्षेत्र हैं जहां ASD वाले व्यक्तियों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, बल्कि उनके लिए कठिनाई के क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही। इसलिए चौथा ऑप्शन, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, सही जवाब है। ऐसा क्यों? ASD वाले कई व्यक्तियों के लिए दुनिया थोड़ी अनिश्चित और भारी हो सकती है। एक तय दिनचर्या और पूर्वानुमेयता मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें सुरक्षा और आराम का एहसास देती है। बदलाव उनके लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। समझ गया। अब आते हैं अभिकथन और कारण वाले सवालों पर। प्रश्न 15 का अभिकथन है, भय और तनाव का वातावरण छात्रों को सचेत रखता है और सीखने को सुसाधित करता है। ये सुनते ही गलत लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा। ये सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी पूरी तरह गलत है। जब हम डर या तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग जीवित रहने के मोड में चला जाता है, सीखने के मोड में नहीं। अच्छा। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो गहरी सोच और सीखने के लिए जिम्मेदार है, वो ठीक से काम ही नहीं कर पाता। तो सीखने के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा और विश्वास का माहौल, डर का नहीं। तो ये तो सरासर गलत है। और कारण कहता है, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये केवल शब्द ही इसे संदिग्ध बना देता है। सही। ये व्यवहारवाद की एक बहुत पुरानी और सीमित सोच है। आज हम जानते हैं कि सीखना बाहरी कारकों जैसे इनाम या सजा और आंतरिक कारकों जैसे जिज्ञासा, रुचि, भावनाएं दोनों से गहराई से प्रभावित होता है। तो आर भी गलत है? जी, इसीलिए सही विकल्प है 1। ए और आर दोनों गलत हैं। ये एक और अभिकथन कारण का सवाल है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं। अभिकथन ए, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। और कारण आर, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। ऐसे सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों वाक्यों को अलग-अलग परखना। ठीक है। पहले ए को देखते हैं। क्या किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो सकती है कि दिल्ली भारत का एक हिस्सा है? हाँ,
ये पदानुक्रमित वर्गीकरण में एक वास्तविक संज्ञानात्मक कठिनाई हो सकती है। तो ए अपने आप में एक सही कथन है। सही। अब आर को देखते हैं। क्या अपनी भावनाओं को समझने से बेहतर सीखने में मदद मिलती है? हाँ, ये तो हमने अधिसंज्ञान वाले सवाल में भी देखा था। हाँ? तो ये भी सही है। बिल्कुल। आर भी अपने आप में एक सही कथन है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि क्या आर ए की सही व्याख्या करता है? जी। इसके लिए मैं हमेशा बीच में क्योंकि लगाकर देखता हूँ। अच्छा तरीका है। लोकेश को वर्गीकरण में समस्या है क्योंकि भावनाएं सीखने को प्रभावित करती हैं। हाँ, और ये सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना? दोनों बातों का आपस में कोई सीधा तार्किक संबंध नहीं है। लोकेश की समस्या एक तार्किक सोच की है, जबकि कारण भावनाओं के प्रबंधन के बारे में है। तो दोनों सही हैं, पर एक दूसरे के लिए नहीं करता है। अगला सवाल आकलन पर है। नैदानिक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ नैदानिक शब्द ही सब कुछ कह देता है। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी का निदान करता है। नैदानिक आकलन का मकसद बच्चे पर फेल या पास का ठप्पा लगाना नहीं है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि अगर बच्चे को कुछ सीखने में कठिनाई हो रही है तो वो कहाँ और क्यों हो रही है। अच्छा, तो ये एक जासूस की तरह है जो समस्या की जड़ तक पहुंचता है। एकदम सही। इसलिए पहला ही ऑप्शन उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, इसका बिल्कुल सही वर्णन करता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। ये हमें वापस वाइगोस्की के पास ले जाता है। अच्छा। 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है। उसकी शिक्षिका उसकी मदद कैसे कर सकती है? ये वाइगोत्स्की के एक और शानदार कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग या पाड़ पर आधारित है। स्कैफोल्डिंग जैसे एक इमारत बनाते समय मजदूरों को सहारा देने के लिए मचान लगाया जाता है और काम पूरा होने पर हटा लिया जाता है। हाँ। वैसे ही स्कैफोल्डिंग सीखने में दिया जाने वाला एक अस्थायी सहारा है। तो ऑप्शंस में सजा देना, उसके लिए सवाल हल कर देना या सवाल छोड़ने के लिए कहना, ये तीनों तो सीखने को रोक रहे हैं। ये मदद नहीं, ये नुकसान है। सजा डर पैदा करती है, सवाल हल कर देने से बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बनता और छोड़ने के लिए कहना उसमें हार मानने की आदत डालता है। तो चौथा ऑप्शन है उसे कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन मतलब सपोर्ट प्रदान करें। यही स्कैफोल्डिंग है। ये आलंबन या सहारा कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा संकेत देना, सवाल को छोटे हिस्सों में तोड़ना या उससे कोई ऐसा सवाल पूछना जो उसे सही दिशा में सोचने पर मजबूर करे। मतलब टीचर जवाब नहीं दे रहा, बल्कि जवाब पर पहुंचने का रास्ता बनाने में मदद कर रहा है। इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो आज हमने इन 10 सवालों के जरिए वाइगोत्स्की के सामाजिक सहयोग से लेकर गार्डनर की बहुबुद्धि तक का सफर तय किया। और अगर आप ध्यान दें तो इन सभी में एक ही धागा है। वो क्या? ये सभी सिद्धांत कहते हैं कि सीखना एक सक्रिय, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये हमें एक ऐसे क्लासरूम की तरफ ले जाते हैं जो बच्चों की जरूरतों, उनकी सोच और उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। बिल्कुल, और यही आज का हमारा सबसे बड़ा टेक अवे है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद एक शिक्षक के रूप में या भविष्य के शिक्षक के रूप में वो कौन सा एक छोटा बदलाव है जो आप अपने सिखाने के तरीके में ला सकते हैं ताकि क्लासरूम का हीरो सच में बच्चा बन सके? सोचते रहिए और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली बार।